नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका जो जीके का क्वेश्चंस है 25 जीके के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, पार्ट 3 जो था, पहला पार्ट हिंदी पूछा था, दूसरा पार्ट मैथमेटिक्स पूछा था। हिंदी का ऑलरेडी हम इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं 25 क्वेश्चंस, और अब इस पार्ट में हम जीएस को डिस्कस करने चल रहे हैं, सामान्य जानकारी। तो 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1942। तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 ईस्वी में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब, अगर ईस्वी की बात करें तो यहाँ पे 9 अगस्त कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने बेटा करो या मरो का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 52, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? पहला, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। दूसरा, करतार सिंह साराभाई को फांसी देना। तीसरा, कोमाता मारू घटना। और चौथा, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। तो गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण बेटा यहाँ पे है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। याद रखना हुआ क्या था। अब कोमाता मारू घटना को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे जापानी जहाज़ था। एक जापानी जहाज़ को बाबा जो गुरदल सिंह थे उन्होंने किराए पर लिया था। उसके बाद यह जो जहाज़ था 351 यात्रियों को लेकर के 26 सितंबर 1914 ईस्वी को जब हुगली पहुंचा तो वहां पे बजबज नामक एक बंदरगाह था। किस नाम का? बजबज नाम का एक बंदरगाह था। वहां पे क्या हुआ, जब पहुंचा ये तो उसके बाद उस जहाज की तलाशी ली गई और उस तलाशी के बीच संघर्ष हुआ। वहां पे 18 यात्री मार दिए गए बेटा, 18 यात्री मार दिए गए और जो 25 पैसेंजर हुए, 25 यात्री घायल हो गए। ठीक है, तो यही हमारा कोमागाता मारू घटना है। लेकिन आयोग ने इसमें क्या है, जो कोमाता मारू घटना है इसको राइट आंसर यहाँ पे माना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण बेटा क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्पाइनल कार्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड। तो बेटा स्पाइनल कार्ड का जो काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेरुरज्जु का जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो बेटा जब उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल जब समाप्त होता है उससे पूर्व उसको अपने पद से हटाने का अधिकार केवल राज्यसभा को होता है। किसको होता है बेटा? राज्यसभा को होता है। क्यों राज्यसभा को होता है? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उस राज्यसभा को ही उसको हटाने का अधिकार है, जो कि एक बहुमत के द्वारा वोटिंग करके उसको हटाया जा सकता है। लेकिन बेटा याद रखना कि ऐसे ही रैंडमली एकाएक उपराष्ट्रपति को कभी भी अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव तभी पारित होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। मतलब कोई भी प्रस्ताव ऐसा पारित करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले
एक लिखित सूचना दी जाएगी, इसके बाद ही कोई प्रस्ताव पारित करके उसे अपने जो पद से हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा को अधिकार है, ठीक है, कि वो प्रस्ताव पारित करके अपने समस्त सदस्यों के बहुमत से, जो भी सदस्य हो उनके बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और उसके बाद उसे राष्ट्रपति हमारा स्वीकार कर ले, लोकसभा भी स्वीकार कर ले, तो उसे हटाया जा सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रशांतक को बोलते हैं बेटा ट्रंक्लाइजर। क्या? ट्रंक्लाइजर, प्रशांतक। तो प्रशांतक को यहाँ पे वैलियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वैलियम एक औषधि है, इसका जो यूज होता है एक प्रशांतक के रूप में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। तो मोहिनी अट्टम बेटा एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरला में जो है से संबंधित है। किससे? केरला से संबंधित मोहिनी अट्टम जो है वो नृत्य है। उसके बाद फिर 56 पे चलते हैं। 56 हो चुका। 56 के बाद यहाँ पे चलते हैं 57 पे। किस पे? 57 पे, सॉरी यहाँ पे 63 आ गया। 57 ये 57 में कह रहा है राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। जो राष्ट्रीय आय होता है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर ए एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनएनपी एफसी। जो एफसी है बेटा, एनएनपी मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इसका जान लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एफसी जो नीचे लिखा है इसका मतलब फैक्टर कास्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, इसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के श्रीकांत। लेकिन याद रखना, देखिए जो भी ये सब जीके के क्वेश्चन, हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उसमें करंट अफेयर क्वेश्चन पहले के उस समय के पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोग का जो अभी का एग्जाम होगा यूपी लेखपाल का, उसमें अभी लेटेस्ट जो करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग को ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये 4 से 5 साल पहले पेपर हुआ था, इसमें पूछे गए क्वेश्चन थे, तो इसको आप लोग को इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा पूछे नहीं जाएंगे। केवल वो क्वेश्चन जो कि आपका स्टैटिक जीके से संबंधित है, उसके बाद फिर आपका जीएस से संबंधित है, फिर आपका क्या कहते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो क्वेश्चन है ये रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। करंट लेटेस्ट जो पूछा जाएगा 6 महीने से 8 महीने का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वहीं से आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 59 कह रहा है काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। बेटा काबिनी, हेमवती और अमरावती ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। काबिनी, हेमवती और कौन सी, अमरावती, ये सारी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। अगर बात करें तो कावेरी नदी कहाँ की है, तो कावेरी नदी बेटा कर्नाटक, कहाँ, कर्नाटक राज्य के कुर्भ जिला, एक कुर्भ जिला है, यहाँ से क्या है इसके ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है और लगभग ये 805 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ काबिनी, हेमवती, अमरावती दिया ही है। उसके अलावा भी हैं लोकपावनी है, लक्ष्मण तीर्थ है, सुवर्णवती है, एक सुवर्णवती नदी है जिसको सुवर्णी भी बोलते हैं, भवानी नदी भी है, इस भवानी नदी भी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली जो प्रथम प्रसिद्ध महिला थी वो बेगम हजरत महल थी। अगर बात करें, क्वेश्चन पूछ लिया कि बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो वो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। कहाँ से? लखनऊ। अब अगर कभी कभी पूछ लेता है कि बेगम हजरत महल का एक पुत्र था जो कि नाबालिग था,
तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम बेटा था विरजिस कादर। क्या था? विरजिस कादर। ये उनका नाबालिग जो है वो पुत्र था। इन्हीं को गद्दी पर बैठाकर उन्होंने सेना का मुकाबला किया था। मतलब राजगद्दी पर लखनऊ के राजगद्दी पर अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कादर को गद्दी पर बैठाया और स्वयं सेना का मुकाबला किया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन 61 कह रहा है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्ध्य। मतलब समान प्रावस्था में कंपायमान दो कणों के माध्यम, एक मीडियम है, उसके दो पार्टिकल हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है ये क्या होती है दूरी? इसको बोलते हैं तरंगदैर्ध्य, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। अगर उसकी वेवलेंथ की सिंबल की बात की जाए तो लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए खाली स्थान दे रखा है मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूरा। तो बेटा पूरा मॉडल है। पूरा मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल है जो कि शहरों के बाहर गांव रूरल एरिया जो होते हैं उसमें उस शहरी मॉडल के आधार पर जो आधारभूत है बेसिक संरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्रामीण सेवाएं हैं उससे स्थापित जो सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है पूरा मॉडल। अब ये पूरा मॉडल है क्या? पूरा मॉडल किसने दिया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरा मॉडल जो है वो किसने दिया था उसकी अवधारणा को। तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बेटा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस पूरा मॉडल की अवधारणा को दिया था। ठीक, उसके बाद 62 के बाद यहाँ पे 62 के बाद चलते हैं नेक्स्ट 63 पे। 63 कह रहा है हाल ही में किस देश ने, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस करंट अफेयर को बायकॉट करते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये पुराना है, आने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 64 पे चलते हैं। 64 कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बेटा यहाँ पे डायनमो होता है। किसका उपयोग करते हैं? डायनमो। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डायनमो का उपयोग करते हैं। अब डायनमो लगा किस में होता है? डायनमो बेटा यहाँ पे जनरेटर में लगा होता है। जो हम जनरेटर यूज करते हैं गाँव में, जनरेटर चला करके बिजली उत्पन्न करते हैं, उससे लाइट वगैरह जलाते हैं, उसके अंदर एक डायनमो लगा होता है। वो काम क्या करता है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 का है निम्नलिखित में से कौन देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो धान उत्पादन में संसार में वर्ल्ड में दूसरा स्थान भारत का है। अगर पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान हमारा चीन का है, लेकिन दूसरा स्थान यहाँ पे भारत का हो जाएगा। ठीक, 65 के बाद 66 कह रहा है वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से ऑप्शन नंबर डी है नेशनल यूनियन ऑफ सी फेवरर्स ऑफ इंडिया को सम्मानित। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा? यहाँ पे लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण, जिसको JP नारायण भी बोलते हैं, शॉर्टकट में इनका नाम है JP नारायण। उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बिहार भी है सबसे घनी आबादी वाली जनसंख्या, पश्चिम बंगाल भी है, उसके बाद महाराष्ट्र भी है, लेकिन जो केरल है वो केरल छोटे राज्यों में आता है। मतलब केरल जो है इनकी कंपेयर में जो है वो ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट नहीं है। तो केरल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 68 के बाद यहाँ पे चलते हैं हम 69 पे। किस पे? 69 पे। 69 कह रहा है बेटा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध कहाँ से संबंध रखता है? अवध के कृषक आंदोलन का नेता, अवध जो है हमारा क्या है, जिसको वो लखनऊ और फैजाबाद वाला क्षेत्र है।
तो इसके कृषक आंदोलन का नेता यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। तो अवध का कृषक आंदोलन था क्या? ये आंदोलन जो है बेटा यहाँ पे जमींदारी के विरुद्ध था। किसके? जमींदारी के विरुद्ध। जो जमींदार थे उनके विरुद्ध क्या था, अवध के जो किसान थे उनको संगठित करने के लिए एक पहल शुरू किया था, जिसके नेता बाबा रामचंद्र थे। वो क्या करते थे, सन्यासी के वेश में जाते थे और सभाएं आयोजित करने लगे। सभा आयोजित करते थे और रामचरितमानस का पाठ करते थे। उस रामचरितमानस के पाठ के द्वारा किसानों को क्या किया, जागृत करने का काम इन्होंने किया। और इन्होंने क्या किया, 1920 में प्रतापगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिले में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा, जिसको बोलते हैं क्या, अवध किसान सभा, इसका जो है गठन किया था इन्हीं बाबा रामचंद्र ने। याद रखना, बाबा रामचंद्र ने समांतर सरकार संगठन का गठन किया प्रतापगढ़ जिले में, जिसका नाम था अवध किसान सभा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो उस समय 2015 में विश्व, ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है उस समय जिम योंग किम थे, जिम योंग किम, जो कि चाइना के थे उस समय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 71 क्वेश्चन नंबर 71, मशरूम किसके उदाहरण है? तो बेटा मशरूम जो है यहाँ पे फंजाई के उदाहरण है। कवक होता है, फंगस जिसको बोलते हैं फंजाई, वो मशरूम हमारे उसके उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो दिल्ली मेट्रो, जिसको DMRC बोलते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, DMRC फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको अपनी प्रथम ड्राइवरलेस रेलगाड़ी जो है वो साउथ कोरिया से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? साउथ कोरिया, जिसको दक्षिण कोरिया भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य थे बेटा राजस्थान, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे शुरुआत में। अगर बात करें तो पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी वो, उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था। और अगर 2 स्टेट की बात करें तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य थे जिसने भारत में पंचायती राज की शुरुआत किया, सबसे पहले उद्घाटन किया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2.4%। कितना? 2.4%। भारत ने पृथ्वी के धरातल का टोटल 2.4% घेरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के दौरान, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन दे रखा है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पाटलिपुत्र, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है उज्जैन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है तोसाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोसाली। जब अशोक ने आक्रमण किया था उस समय जो है कलिंग की राजधानी जो थी वो बेटा तोसाली थी। अगर बात करें कि अशोक ने, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, और तो ये हो जाएगा 261 ईस्वी में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ पे विजय प्राप्त की थी। अगर बात करें कि अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि अशोक के कलिंग आक्रमण का जो उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिलता है, तो जो 13वां शिलालेख है, कौन सा? 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग आक्रमण का जो है उल्लेख मिलता है। और जो कलिंग का युद्ध है, उसी कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने क्या हुआ था, धम्म विजय की नीति अपनाई। कौन सा?
धम्म विजय की नीति अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन याद रखना कि उस समय तोसारी तो राजधानी थी, लेकिन कलिंग का जब युद्ध अशोक ने जीता तो उस कलिंग का युद्ध जीतने के बाद अशोक ने एक धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म, तो वो भी क्वेश्चन पूछता है। तो कलिंग युद्ध के विजय के दौरान उसके बाद जैन धर्म को अशोक ने अपना लिया था। किसको, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये रहे आपके 25 जीके के क्वेश्चंस जीएस के, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में 2015 सेकेंड शिफ्ट लेखपाल में पूछा हुआ था, जो कि राजस्व लेखपाल था। ठीक, तो हिंदी का 25 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में ला चुके हैं, 25 क्वेश्चन जीके का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सेम उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में पूछा गया 2015 में क्वेश्चन था, उसको भी लेकर के आएंगे। तो एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, जो भी आप लोग के लिए यूपी लेखपाल से तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी आप लोग को करवाएंगे। और डेली हम आप लोग के लिए लेकर के ऐसे ही वीडियो आते हैं जीके जीएस हिंदी से संबंधित। तो आप लोग, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप लोग को सारी वीडियो मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और ऐसे ही हम आप लोग के लिए बेहतर जो है वो वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।